हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर ऑफ इंजीनियरिंग। और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसे कैसे डिक्लेयर और डिफ़ाइन किया जा सकता है, कॉल कैसे की करते हैं, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, पैरामीटर को कैसे पास किया जा सकता है। इसमें से वैल्यू दिया है पर हम बाय रेफरेंस भी समझेंगे। रिकर्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, और कुछ फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड रिकर्शन रिलेटेड प्रॉब्लम को खुद करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शंस कुछ नहीं है, ये एक ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड हैं, ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें हमने कुछ लाइन लिखी है जिसकी मदद से हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा पा रहे हैं। फंक्शन को कंपाइलर में लिखने के लिए कंपाइलर उसको कैसे डिटेक्ट करता है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं जिससे कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा है, वो हमारे फंक्शन कहलाते हैं। फंक्शन को आप प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक जगह उसको लिखकर फंक्शन में सेव कर दिया, उस फंक्शन को 10,000 बार कॉल कर लिया जब भी आपको ज़रूरत लगी। इसी को बोलते हैं आपने मॉड्यूलरिटी बना दी। आपने आपके 1000 लाइंस ऑफ कोड को 10 फंक्शन के मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। इससे आपको ये फ़ायदा भी होगा कि प्रोग्राम को चेक करना इजी हो जाएगा। जब भी कोई गड़बड़ आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा अगर सिर्फ इस फंक्शन में कोई दिक्कत है। आपको पूरे 1000 लाइन ऑफ कोड को ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उस फंक्शन को चेक करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ फंक्शन से ही, मल्टीपल फंक्शन से ही एक प्रोग्राम बनता है। और फंक्शन को दूसरी लैंग्वेज में प्रोसीजर या सब रूटीन भी कहा जाता है। अभी कुछ एडवांटेजेस मैंने डेफिनेशन में ही बता दी, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमको सेम लॉजिक को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बार लिख के फंक्शन बना के छोड़ देंगे, उसको हम फंक्शन को प्रोग्राम में कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं किसी भी जगह से। हमको प्रोग्राम को ट्रैक करना इजी हो जाएगा, उसको डीबग करना आसान हो जाएगा अगर कोई भी एरर आता है। रीयूजेबिलिटी ही सबसे बड़ा मेन फ़ायदा है फंक्शन को यूज़ करके। हमको कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक कोड लिखा उसको बार बार यूज़ किया। एक डिसएडवांटेज ज़रूर होता है फंक्शन में कि फंक्शन कॉलिंग से ओवरहेड बढ़ जाता है हमारी मेमोरी में। इसे हम आगे बढ़िया डायग्राम से समझते हैं कि ओवरहेड कैसे बढ़ जाता है। अभी बस ये याद रखिए। अब फंक्शन को कैसे हम सिंटेक्स में लिख सकते हैं, उसके 3 एस्पेक्ट्स को देखेंगे फंक्शन बनाने के। सबसे पहले हमने उसको डिक्लेयर किया, जहाँ पे हम ग्लोबली अपने मेथड में बता देते हैं कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। फिर फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से, ज़्यादातर हम मेन मेथड से कॉल करते हैं, मेन फंक्शन से कॉल करते हैं कि हमको दूसरे फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन कॉलिंग होती है। एक होती है फंक्शन डेफिनेशन, जहाँ हमने फंक्शन की बॉडी लिखी है, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं जहाँ पे हम एक्चुअल लॉजिक को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इसको हम सिंटेक्स वाइज करके देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो हमने मान लो एक फंक्शन का नाम रखा सम। उस फंक्शन में हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं वो भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमने 2 वैल्यू को पास कर दिया मेन मेथड से, जिस एक का नाम है एक का नाम है बी। इस फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप भी होगा। मान लेते हैं उस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट, इंटीजर इस फंक्शन रिटर्न करेगा। हमने अभी देखा कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। मान लीजिए हमने सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट को इस फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया, परफॉर्म कर लिया। वो प्रिंट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि हेलो फ्रॉम दिस फंक्शन। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया अपने सम फंक्शन के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन तैयार। अब समझेंगे कि इसमें डेफिनेशन क्या होती है, डिक्लेरेशन क्या होता है और कॉलिंग क्या होती है। अगर आप लिखते हैं सिर्फ इंट सम और ये इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देते तो ये हो जाता डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। आपने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है, उसकी बॉडी को नहीं लिखा है। पर अब आपने सेमी कॉलन हटा के वहीं की वहीं कर्ली ब्रेसेस में ये भी बता दिया कि ये फंक्शन क्या क्या काम करने वाला है। तो ये पूरे ब्लॉक को हम बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन। डिक्लेयर भी कर दिया और वहीं की वहीं उसको डिफाइन भी कर दिया। अब आप क्या चाहते हो कि इसको मेन मेथड से हमको कॉल करना है, तो ये हमारी मेन मेथड होती है। फंक्शन हमेशा शुरू होता है सी लैंग्वेज में मेन मेथड से। कंपाइलर आपके कोड को एग्जीक्यूट करना ही मेन मेथड से शुरू करेगा। और यहाँ पे आपने क्या किया, इस सम मेथड को कॉल कर लिया। यहाँ कॉल करते समय भी आपने कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं, जैसे ए बी, वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ से पास भी करने पड़ेंगे।
तो ये आपने कॉल कर लिया। सिंस ये कुछ इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इसको यहाँ पे गेट भी करना पड़ेगा। तो किसी इंटीजर वेरिएबल में आपने उसको गेट कर लिया। मान लीजिए एल है वो इंटीजर वेरिएबल, उसमें आपने गेट कर लिया। तो ये हो गई हमारी फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हमने दूसरी किसी मेथड से, जो कि यहाँ पे मेन मेथड है, उससे हमारे सम फंक्शन को कॉल कर लिया। तो बेसिकली ये हो गई हमारी फंक्शन कॉलिंग। एक सेकेंड। फंक्शन की डिफिनीशन हो गई, फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई और फंक्शन की कॉलिंग हो गई। ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं फंक्शन को बनाने की। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक बार आप इसको पढ़ लेना, सिंटेक्स वाइज भी इसे समझ लेना कि ये कैसे हो रहा है। गिव मी अ सेकेंड। इसको सिंटेक्स में कैसे हम लिख रहे हैं, डिक्लेयर करते समय हमें रिटर्न टाइप लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है और आर्ग्यूमेंट की लिस्ट लिख के सेमी कॉलम से क्लोज, डिक्लेयर हो गया। फंक्शन को कॉल करते समय से फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट की लिस्ट को रखना है अपने दूसरी मेथड में। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमको बताना पड़ता है कि फंक्शन की बॉडी क्या है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फ़ंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। तो फंक्शन के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन में ये होता है कि सी में कुछ हेडर फाइल्स होती हैं जिसका एक्सटेंशन होता है .h। उसमें पहले से ही कुछ फंक्शन बने हुए हैं, किसी प्रोग्रामर ने, कंपाइलर कोड ने उसको बना रखा है। हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं कॉल करके हमारे मेथड में। जैसे कि स्कैनएफ से हम यूज़र इनपुट लेते हैं, प्रिंटएफ से हम उसको प्रिंट कराते हैं कंसोल पे। ऐसे ही गेट्स और पुट्स स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं, सील और फ्लोर मैथ लाइब्रेरी के फंक्शन होते हैं। तो ये कुछ हेडर फाइल्स है जिसमें बिल्ट इन फंक्शन डिफाइंड है, आपको सिर्फ उसको कॉल करके यूज़ करना है। इसी को हम लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। इसको आगे और अच्छे से देखते हैं, अभी बढ़ते हैं आगे, है ना। दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब सिर्फ इतने फंक्शन से काम नहीं चल रहा है, हमारा कोड 1000 लाइन का हो गया, हमको उसको मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में बांटना है। तो हमने खुद के कुछ 20 फंक्शन बना लिए, उसके कुछ नाम दे दिए। तो ये सी प्रोग्रामर खुद अपने फंक्शन बनाता है जिससे उसको वो मल्टीपल टाइम यूज़ कर सके, उससे उसके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए और बड़े प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज़ करना, ट्रैक करना ईजी हो जाए। ये होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हाँ, अब एक चीज़ और आपको मैं एडवाइस करूँगी यहाँ पे कि जब भी आप अपने एग्ज़ाम में चीज़ें लिख रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई करें कि ऐसे फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम्स आप उसको बनाएं। कि आपको पता है कि 2 टाइप होते हैं, एग्ज़ामर को जो चेक कर रहा है उसको ही पता है 2 टाइप होते हैं, पर आपने उसको ऐसे करके आपने अपनी स्पेस ज़्यादा ले ली, पूरे 32 पेजेस की शीट भर दी। जब मैं एग्ज़ाम देती थी तो मेरा घर से निकलते समय यही टारगेट होता था कि मुझे पूरे 32 पेजेस भरने हैं। तो आप लोग भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ़्लो बताना है तो एरो एरो करके फ़्लो बता दिया, आपकी स्पेस बढ़ जाती है, चेक करते समय एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छा लगता है, कॉपी समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होता है फंक्शन में। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये फंक्शन कुछ इंट रिटर्न करने वाला है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। हमने यहाँ पे मेंशन करके लिख दिया कि ये रिटर्न कर रहा है a प्लस बी को, यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन। और इसीलिए हमने यहाँ भी मेंशन किया कि क्या रिटर्न करेगा, कुछ इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा। तो इसको पढ़ भी लेते हैं कि रिटर्न, हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, पर ऐसा सी लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं है, मे और मे नॉट रिटर्न। अगर वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम उसके टाइप को रख देंगे वॉइड, और हमको फिर रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है हमारी रिटर्न वैल्यू। हम उसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, इंट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, कैर हो सकता है। हम एक फंक्शन भी समझ लेते हैं, इंट गेट किया, कुछ रिटर्न कर दिया, ये 3 कुछ मिस प्रिंटिंग है, रिटर्न कर दिया 10। फ्लोट टाइप का रिटर्न करना है तो 10.2 को रिटर्न कर दिया। अब हम, है ना, फंक्शन कॉलिंग के बेसिस पे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट पास हुए, फंक्शन रिटर्न टाइप क्या कर रहा है, उस हिसाब से 4 टाइप्स होते हैं फंक्शन के। पहला फंक्शन का टाइप होता है फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है और कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो हमने उसको वॉइड कर दिया कि भैया ये कोई फंक्शन को रिटर्न नहीं करेगा।
ये कोई आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ भी हमने खाली छोड़ दी क्योंकि ये कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ कुछ लाइन ऑफ कोड परफॉर्म करेगा। तो ये पहला टाइप हो गया हमारे फंक्शन का, जहाँ पे विथ नो रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स का, गॉट इट। दूसरे टाइप को समझते हैं, जहाँ पे हमारे रिटर्न टाइप तो अभी भी वॉइड है, हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, पर वो फंक्शन जो है ये कुछ आर्ग्यूमेंट, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। मान लीजिए ये एक इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, जिसका हमने यहाँ नाम दे दिया इंट ए, और पर ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, अभी भी सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ कोड ये परफॉर्म करेगा विदाउट एनी रिटर्न। तो ये सेकंड टाइप हो गया। अब एक बार हम थर्ड टाइप देख लेते हैं। इसमें ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, मान लीजिए वो इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, पर वो रिटर्न कर रहा है, पर अभी भी वो आर्ग्यूमेंट्स को नहीं ले रहा है, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स बट विथ रिटर्न वैल्यू। और यहाँ पे हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड परफॉर्म करने के बाद कुछ इंटीजर को यहाँ से रिटर्न कर दिया, मान लीजिए 0। हमेशा हमारी जो मेन मेथड होती है वो इंटीजर टाइप की होती है और वो रिटर्न 0 करती है, ये आपने हमेशा ध्यान दिया होगा। तो ये थर्ड टाइप को डिफाइन करता है। जो फोर्थ टाइप है उसमें यही होगा कि वो रिटर्न भी कर रहा है, प्लस उसमें कुछ ना कुछ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, तो ये आर्ग्यूमेंट्स भी है प्लस ये रिटर्न भी कर रहा है। तो रिटर्न करते समय हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया ए प्लस बी को। तो इस तरीके से ये हमारे फोर्थ टाइप को डिफाइन करता है। तो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न टाइप के बेसिस पे हमने फंक्शन को 4 पार्ट में डिफाइन कर दिया। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये पीडीएफ में अटैच कर दूँगी, आप यहाँ से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो इस फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं किया गया है, प्लस कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं लिए गए हैं, ये आप खुद देख लेना, मैंने एक बार बता ही दिया है ना। एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, और सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने पढ़े वो भी एक बार यहाँ पे कंपाइलर पे चला के देख लेते हैं। गॉट इट। हमने एक स्क्वायर नाम की मेथड बनाई जो कि रिटर्न करेगी इंटीजर को। अब स्क्वायर पर ये कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रही है, और हमने इसको यहीं पे, ये हो गया हमारे फंक्शन की डेफिनेशन, सॉरी डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने उसको डिफ़ाइन नहीं किया, बस सेमी कॉलन से उसको ओ हाँ, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में ये कभी मत करना कि आपने उसको डिफ़ाइन कर दिया मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड में आप थोड़ी ना कोई मेथड को डिफ़ाइन करोगे, फंक्शन को डिफ़ाइन या डिक्लेयर मेन मेथड के बाहर होगा। अब आपने कंपाइलर को बता दिया कि स्क्वायर नाम की हाँ हमारी एक मेथड एग्जिस्ट करती है जो कि एक इंट को रिटर्न करेगी। मेन मेथड में आ गए, आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, फ्रॉम मेन मेथड /n से लाइन को ब्रेक करा दिया है ना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। अभी हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था, फंक्शन को कॉल करेंगे। सिंस फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, तो हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हम इस मेथड को कॉल करके उसके आंसर को एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हो गई फंक्शन की कॉलिंग। उसके बाद एक और प्रिंटफ फंक्शन लगाया और हमारे आंसर को हम प्रिंट करा देंगे। सॉरी, यहाँ पे कलर चेंज नहीं होता। हाँ, आंसर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, डैश दे के %। अब आंसर हमारा इंटीजर टाइप का है तो %d से उसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। गॉट इट। अब हमको स्क्वायर मेथड तो बना दी, डिक्लेयर भी कर दिया, उसकी डेफिनेशन कहाँ है, तो हम उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। फिर से हमने लिखा स्क्वायर जो कि कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा, करली ब्रेसेस के अंदर हम हमारे लॉजिक को लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र से छोड़ो, यूज़र छोड़ो, हमने एक साइज़ लिया इंट a इक्वल टू 5। अब हम रिटर्न करा देंगे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो हम रिटर्न करा देंगे a इंटू a को। तो ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन भी हो गई। इसको एक बार चला के देख लेते हैं, इज इट वर्किंग और नॉट।
तो ये हो गया मेन मेथड और हमारा आंसर प्रिंट हो गया। सिंस साइड हमारा 5 था तो 5 इंटू 5 25 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये बेसिकली हमने फंक्शन के तीनों एस्पेक्ट देख लिया, हाउ टू डिक्लेयर इट, हाउ टू कॉल इट एंड देन हाउ टू डिफाइन इट एक मेथड के से। अब यहाँ पे अगर हो सकता है आपको आ जाए कि फंक्शन के कितने टाइप होते हैं बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स एंड इट्स रिटर्न वैल्यू, तो आप उसके 4 टाइप्स को समझाएंगे, सिंटेक्स बताएंगे और कुछ ना कुछ एग्जांपल लेके समझा देंगे। बेसिकली सम के एग्जांपल को लेके समझा देना चारों टाइप के फंक्शंस को। तो ये उसी को आप इस पीडीएफ में रेफ़र कर सकते हैं। एक प्रोग्राम हो सकता है आपको आ जाए कि एक फ़ंक्शन बनाओ जिसमें ये चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो वो फंक्शन कैसे काम करता है, हम सबसे पहले मेन मेथड में आए, आपने एक नंबर ले लिया जो आपको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। स्कैनफ करके इनपुट ले लिया यूज़र से, इवन ऑड नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि एक फ्लैग रिटर्न कर रहा है, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इवन ऑड ये फंक्शन हमने बनाया, यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया जो कि एक नंबर लेगा आर्ग्यूमेंट n से चेक किया n मॉड्यूलस 2। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर बताता है कि अगर किसी नंबर, अगर 26 एक नंबर है, उसको 2 से डिवाइड करने पर उसके रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो इवन है, तो हमने 1 रिटर्न कर दिया, अदरवाइज उसको रिटर्न 0 कर दिया। यहाँ वापस आ गए, इस फ्लैग की वैल्यू में 0 या 1 आने वाला है, चेक कर लिया कि अगर 0 आया है तो नंबर अपना ऑड है, अगर 1 आया है तो नंबर अपना इवन है। ये हमारा फंक्शन हो गया, ये उसका आउटपुट आ गया। अब हम लाइब्रेरी फंक्शन को बहुत अच्छे से समझने वाले थे, लाइब्रेरी फंक्शन के टाइप्स देखने वाले थे, तो देख लेते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन कुछ नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन है जो कि पहले से ग्रुप होके किसी ना किसी लाइब्रेरी में स्टोर कराया गया है। अब यहाँ लाइब्रेरी से हम इसको फाइल से समझ सकते हैं कि किसी जिसने ये लैंग्वेज बनाई है उसके सिस्टम पे कुछ फाइल पड़ी है जिसका एक्सटेंशन .h है, उसने खुद कुछ फंक्शन बना के उस फाइल को वहाँ पे सेव कर दिया है। अब जब भी हम सी लैंग्वेज को डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम पे तो वो सारे फंक्शंस हमारे पास लाइब्रेरी आ जाएगी, और वो लाइब्रेरी को ही हम हेडर फाइल्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है डिफाइंड इनसाइड डिफरेंट हेडर फाइल्स, जो हम अपने कंपाइलर में आपको बता देती हूँ। ये जो आप लिखते हैं ना #include stdio.h, तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक लाइब्रेरी है जिसका .h एक्सटेंशन है, उसको आपने इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम में हैश की मदद से। हैश मतलब प्री प्रोसेसर होता है यहाँ पे, इसको आगे आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी कुछ हेडर फाइल है, इसको हो सकता है आ जाए कि 5 हेडर फाइल के नाम लिखो, उसको समझाओ, तो आप ये यहाँ पे समझा सकते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है जहाँ पे इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शन होते हैं जो कि प्रिंटफ और स्कैनफ होते हैं। इनपुट ले लिया, इनपुट को प्रिंट करा लिया। conio.h में कंसोल के इनपुट आउटपुट कुछ फंक्शंस होते हैं। string.h में स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं जिसमें गेट्स और पुट्स आ जाता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जिसमें हम फंक्शन वैल्यू को एलोकेट करा सकते हैं, डी एलोकेट करा सकते हैं, एग्जिट करा सकते हैं। कुछ मैथ के फंक्शन होते हैं जिसमें कि स्क्वायर रूट फंक्शन बहुत पॉपुलर है, पावर फंक्शन बहुत पॉपुलर है, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना ये मैथ लाइब्रेरी के अंदर है। ऐसे ही मल्टीपल फंक्शन होते हैं जिसमें टाइम रिलेटेड है, कैरेक्टर टाइप के फंक्शन है, स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट्स के फंक्शन है, सिग्नल चेक करना बिट बाय वाइज, कुछ जंप फंक्शन है, लोकल फंक्शन है, एरर को डिटेक्ट करने के लिए है, कुछ असर्ट के फंक्शन है। तो ये सब हेडर फाइल्स ऑलरेडी बिल्ट इन है, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। इस फाइल को इंक्लूड करें अपने प्रोग्राम में, जब भी आपको उसके फंक्शन यूज़ करना हो डायरेक्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अभी प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं जो स्टैंडर्ड आईओ में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमें ना 2 चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं यहाँ पे जैसे कि ये हमारी मेन मेथड है, इस मेन मेथड के अंदर हमारा एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं जिसमें एक हमने वेरिएबल ले लिया इंट, 2 वेरिएबल ले लिए a और b, और ये सम में उस a और b को हमने यहाँ से पास कर दिया। कुछ ना कुछ हो सकता है ये रिटर्न करे, तो हमने उसको गेट भी करा लिया एक वेरिएबल में, मान लो g है, ठीक है। ये हमारी मेन मेथड ख़त्म हो गई। अब जब हम इस फंक्शन को डिक्लेयर और डिफ़ाइन करेंगे तब भी हम बनाएंगे इंट सम, ये एक फंक्शन का नाम हो गया। हमने हमारे 2 वेरिएबल ले लिए जिसमें हमको ये 2
इनको ना हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, इंट ए और इंट बी। ये दो हमने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ ले लिए, इसको यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पास की है, दोनों ये ए और बी क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये जो ए और बी आपने अपने मेन मेथड से पास किया है, इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो आप अपने फंक्शन में कॉल कर रहे हो। तो ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हो गए। और ये जो यहाँ पे आप फंक्शन में अलग से मेमोरी एलोकेट कर रहे हो इंट ए और इंट बी की, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। समझ में आ गई ये दो चीज़। ये दोनों जो हैं, ये इंट ए बी और ये इंट ए बी मेमोरी में डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर है। आप ये नहीं मान सकते कि ये ए और बी एक ही वैल्यू है एक मेमोरी के अंदर, नहीं। एक ए बी है अपने मेन मेथड का, एक ए बी आपका मेमोरी में स्टोर हो रहा है फॉर द सम मेथड के लिए। तो ये ए बी दो मेमोरी को स्पेस को स्टोर कर मेमोरी में एलोकेट कर रहे हैं स्पेस। तो एक होता है हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, एक्चुअल पैरामीटर्स, और दूसरा होता है फॉर्मल पैरामीटर्स। अब आगे समझते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से हम हमारे आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू के थ्रू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। कॉल बाय वैल्यू में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपनी वैल्यू को पास कर रहे हो, और कॉल बाय रेफरेंस में क्या कर रहे हो, उसके एड्रेस को पास कर रहे हो। तो जब आप एड्रेस को पास करोगे तो उसकी कॉपी नहीं बनानी पड़ेगी दूसरे फंक्शन में, आप उसी एड्रेस पे वो फंक्शन में मैनिपुलेट करोगे कुछ लाइन ऑफ कोड से। हम इसको एक एक करके देख लेते हैं कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू है वो कॉपी हो जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स में। अभी मैंने आपको समझाया एक्चुअल और फॉर्मल क्या होता है। आप उसकी वैल्यू को कॉपी कर रहे हो, मतलब आपने ए बी के 4 बना दिए, एक ए बी आपने मेन मेथड में बनाए, एक ए बी आपने वो लोकल फंक्शन में बनाए। तो आपने उसकी वैल्यू को कॉपी कर दिया, आपने सिर्फ उसकी वैल्यू को भेजा, ठीक है। अब कॉल बाय वैल्यू मेथड में क्या हो रहा है कि हम जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर की मदद से, मतलब वो मॉडिफाई नहीं होगा। मेन मेथड में जो आपके एक्चुअल पैरामीटर है वो मॉडिफाई नहीं होंगे, आपके सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो मॉडिफाई होंगे। इसमें आप डिफरेंट मेमोरी एलोकेट कर रहे हो फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स के लिए। और फंक्शन, ये भी वैसे एक पॉइंट है, आप इसको और अच्छे से देख लेना। इसको मैं ना एक अच्छे से एग्जांपल से समझाती हूँ, तो हो सकता है आपको ये एग्ज़ाम में आ जाए कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझाओ एक मेथड, एक कोड के मदद से। तो हम स्वैपिंग जो सबसे स्टैंडर्ड सब फंक्शन है उससे समझाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, इंट ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 10, दो वेरिएबल ले लिए। अब हमने क्या किया कि मेन मेथड में उस फंक्शन को कॉल करने से पहले उसकी वैल्यू को प्रिंट करा लिया। वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन मेन बिफोर स्वैपिंग। स्वैपिंग से पहले हम ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा के देख लेते हैं। और ये यहाँ पे हमने हमारी ए और बी को प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम दे देते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करेगा वो, स्वैप, जिसमें आपने हमारे ए और बी को पास कर दिया। फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं जिसमें हम बोलेंगे कि आफ्टर स्वैपिंग क्या हो रहा है। वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन मेन बट आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा के देख ली। अब हमने एक स्वैप नाम के फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए इसका टाइप हो गया वॉइड। अब यहाँ पे हमने स्वैप नाम के फंक्शन को डिफाइन भी कर लिया, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए इसका टाइप हो गया वॉइड। अब ये दो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स लेगा, उसके लिए हमने एक दूसरी वैल्यू कॉपी करी। ये होते हैं हमारे क्या,
फॉर्मल पैरामीटर्स, यस। इंट ए और बी को हमने यहाँ पे लिया, पर ये क्या होंगे, कॉपी होंगे, ये एक्चुअल पैरामीटर नहीं है, ये कॉपीड हैं। अब हमने यहाँ पे स्वैप किया। स्वैप का फंक्शन क्या होता है, हम चाहते हैं कि ए में बी की वैल्यू चल जाए और बी में ए की वैल्यू चल जाए। पर अगर आप ऐसा करोगे तो जब आपने ए में बी की वैल्यू डाली तो ए तो लॉस हो गया, इसलिए हम एक और टेम्पररी वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हमने पहले ए की वैल्यू को स्टोर करा दिया। अब आपने ए में बी को डाला और बी में आपने डाल दिया टेम्प को। ये हो गई हमारी स्वैपिंग परफॉर्म। एक और प्रिंट स्टेटमेंट हम लेंगे और उसमें डाल देंगे वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन फंक्शन स्वैप आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग ए और बी को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। चलो इसको ट्राई करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, बिफोर स्वैपिंग तो आ जाएगा 5 और 10, आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे क्या 10 और 5 आएगा, ये चेक करते हैं। इस फंक्शन में तो आएगा 10 और 5 क्योंकि हमने स्वैप कर दिया। यहाँ पे आता है कि नहीं थर्ड लाइन में, वो देखते हैं। रन कर लिया हमने इसको, तो हमने मेन में देखा 5 और 10, हमने उसको फंक्शन स्वैप फंक्शन में देखा तो 10 और 5 हो गया, पर मेन में वो अभी भी 5 और 10 है। इसका मतलब हमने वैल्यू बाय वैल्यू पास किया था। हमने जो फंक्शन में पास किया था वो बाय वैल्यू था, हमने उसके एड्रेस को पास नहीं किया। तो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन हुआ है वो वहाँ यहाँ रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, अभी भी वो ए और बी सेम ही हैं जो पहले थे। तो ये होता है बाय वैल्यू करने का फ़ायदा। ये आप इसको फंक्शन मैंने करके दिखा दिया है और आप देख लेना। स्वैपिंग वाले फंक्शन को देख ही लिया है अपन ने। अब कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम उस वेरिएबल को नहीं पास करते, उसके एड्रेस को पास करते हैं फंक्शन में। और यहाँ पे जो एक्चुअल पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू बिल्कुल मॉडिफाई हो जाती है फंक्शन के मैनिपुलेशन में। वहाँ मॉडिफाई नहीं हो रही थी, यहाँ मॉडिफाई हो जाएगी। और यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन है वो सिमिलर होता है फॉर्मल पैरामीटर के लिए भी और एक्चुअल पैरामीटर के लिए भी, क्योंकि आपने एड्रेस पास किया है। मेमोरी में सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर हो रही है ए और बी के लिए, 4 नहीं हो रही है। तो ये होता है। अब स्वैपिंग फंक्शन से ही हम समझ लेते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस को प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम ए और बी को पास नहीं कर रहे हैं, हम ए और बी के एड्रेस को पास कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पॉइंटर वाली वीडियो ना देखी हो तो देख लेना कि हम एड्रेस को m% वाले ऑपरेटर से पास कर सकते हैं। हमने यहाँ पे उसके एड्रेस को पास किया। सिंस एड्रेस को पास कर रहे हैं तो नॉर्मल वेरिएबल में उसको ले ही नहीं सकते। एड्रेस किस में स्टोर होता है, आपने पढ़ा होगा पॉइंटर की वीडियो में कि वो हमेशा एक पॉइंटर स्टोर कर सकता है किसी दूसरे वेरिएबल के स्टोर को। तो हमने क्या किया, इंटीजर टाइप के एक पॉइंटर बना दिए ए और बी को। अब हम क्या कर रहे हैं कि टेम्प में हम पॉइंटर ए की वैल्यू को डी रेफरेंस कर रहे हैं। तो ये भी आपने पढ़ा होगा पॉइंटर वाली वीडियो में कि डी रेफरेंस भी हम स्टार ऑपरेटर से करते हैं और स्टार बी में हमने टेम्प की वैल्यू को डाल दिया। अब हम बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग वाले फंक्शन में ट्राई करते हैं कि क्या यहाँ पे ये वैल्यू इफ़ेक्ट होगी, ये समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट मी ट्राई दिस कोड। कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की है, देख लेते हैं। यस, हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एड्रेस पास किए %d। ओके, हाँ, हमको यहाँ पे सिंस हमने ए और बी पॉइंटर्स बना दिए हैं तो पॉइंटर्स डी से थोड़ी ना रेफरेंस करते हैं, वो तो डेसिमल होता है, तो इसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा ए और बी से। अब आप देख सकते हो कि दोनों जगह हमारी वैल्यू जो है स्वैप हो चुकी है, स्वैप मेथड में भी और हमारे मेन मेथड में भी, क्योंकि हमने यहाँ पर रेफरेंस भेजा था, उस वैल्यू को नहीं भेजा, उसके एड्रेस को भेजा। मान लो कि ये ए 100 एड्रेस पे स्टोर है और ये बी 105 पे, तो हमने 5 और 10 नहीं भेजा, हमने 100 और 105 भेजा। अब यहाँ पे वो उसी एड्रेस पे मैनिपुलेशन कर रहा है, 100 और 105 की वैल्यूज़ को चेंज कर रहा है। तो ये होता है बाय रेफरेंस भेजने का फ़ायदा। तो ये आप ये फंक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में मैंने डिफरेंस बता ही दिया है पढ़ाते पढ़ाते। इसको अच्छे से करके जाना, हो सकता है ये 2 या 3 नंबर में आ जाए। अब रिकर्शन क्या होता है हम वो समझ लेते हैं। रिकर्शन एक ऐसा फंक्शन है जो खुद ही को कॉल करता है, ऐसा फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसमें क्या होता है, एक टास्क को वो मल्टीपल सब टास्क में डिवाइड कर देता है और वो सब टास्क भी उसी की तरह परफॉर्म कर सकता है। तो हमने क्या कर दिया, एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर दिया और उसी फंक्शन कॉल्स को हम रिकर्सिव कॉल्स कहते हैं और उस मेथड को, ये जो हमने प्रोसीजर फॉलो की है, उसको हम बोलते हैं रिकर्शन। और रिकर्शन से
हम हमारे टास्क को सिमिलर सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़े बड़े सॉर्टिंग सर्चिंग टेक्निक में यूज़ किया जाता है। ट्रावर्सल प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जा सकता है। इटरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, पर एक रिकर्शन एक और टाइप होता है। रिकर्शन का एक एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपके मेमोरी में ओवरहेड बढ़ जाएगा। इसको आप अभी हमने पहले भी सुना था ओवरहेड वर्ड क्या होता है, इसको आगे समझते हैं कि ओवरहेड क्या होता है। तो इटरेशन जो होता है, जो हम फॉर लूप लगाते हैं, वाइल लूप लगाते हैं, वो काइंड ऑफ मोर इफिशियंट है रेदर देन रिकर्शन, क्योंकि रिकर्शन से मेमोरी में ओवरहेड बढ़ जाता है। अब रिकर्शन के फंक्शन को समझने के लिए हम एक फैक्टोरियल वाले फंक्शन को करके देखते हैं। फैक्टोरियल आपको पता है ना कि वो क्या होता है। फैक्टोरियल फंक्शन कुछ नहीं, अगर आप चाहते हो कि 5 का फैक्टोरियल निकालना एक फंक्शन की मदद से, तो वो हो जाएगा कि 5 इंटू, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टिल इंटू 1। तो ये ऐसे करके पूरा चलते जाता है 5 to 1 तक, और इसके आंसर को स्टोर कर लेंगे, यही हमारा फैक्टोरियल हो जाएगा 5 का। तो हम इसको अपने प्रोग्राम में करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। हमने एक फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया जो कि कुछ ना कुछ ऑब्वियसली रिटर्न करेगा, क्योंकि हमको फैक्टोरियल रिटर्न करना है। एक वेरिएबल लेगा जिसका फैक्टोरियल हमको रिटर्न करना है। मान लो हमने नम नाम का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, हमने इसको डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को। हमने एक नम बना लिया, स्टोर करा दी वैल्यू 5। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे आंसर को ले रहे हैं, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, नम को पास कर रहे हैं। अब हम हमारे प्रिंट स्टेटमेंट से उस आंसर को प्रिंट करा देंगे, फैक्टोरियल ऑफ नंबर %d, और यहाँ पे हमने उस आंसर को प्रिंट करा दिया। अब हम हमारे फैक्टोरियल फंक्शन को भी लिख लेते हैं, इंट फैक्ट, और ये क्या लेगा, एक नंबर ले रहा है, ठीक है। तो इंट n हमने यहाँ पे उसको नाम दे दिया, ठीक है। अब फैक्टोरियल फंक्शन में क्या हो रहा है कि आपने नम भेजा 5, हमको 5 इंटू 4 इंटू, अब हमको कहीं ना कहीं इस फंक्शन को रोकना भी पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स या टर्मिनेशन पॉइंट्स, जो कि रिकर्शन में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ब्रेक पॉइंट नहीं दिए तो आपका फंक्शन रिकर्सिवली खुद को कॉल करता जाएगा, जब तक मेमोरी फुल नहीं होगी चलते ही जाएगा और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हमको उसको रिटर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इफ़ हमने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि इफ़ n इक्वल टू 1, देन रिटर्न कर दो 1, ठीक है, ये हमारा ब्रेक पॉइंट हो गया। अदरवाइज़ क्या रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे हर बार रिटर्न फैक्ट ऑफ n-1, रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1। अगर हमारा नंबर 5 है तो वह पहले 5 इंटू करेगा और n-1 वाले फंक्शन को कॉल कर देगा, मतलब 4 पे चला गया। अब 4 के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होगी, यहाँ गया, यहाँ इसकी कंडीशन मैच नहीं हुई, तो अब क्या करेगा वो 4 इंटू, और अब ये 3 के लिए चला जाएगा। 3 पे गया हमारा फंक्शन, ये फिर से फॉलो हुआ, सेम प्रोसीजर फॉलो होगी, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा और हम इसको प्रिंट करा लेंगे। इसको ट्राई करते हैं। 5 का फैक्टोरियल वैसे 120 होता है, क्या ये हो पा रहा है अभी हमारा? यस, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज़ 120। अब इस फंक्शन से हमने ये समझा कि रिकर्शन को कैसे कॉल करते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमने फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर दिया, उसको सब टास्क में डिवाइड कर दिया। अभी ये n के लिए कॉल हो रहा था, अब हमने उसको n-1 के लिए कर दिया। टर्मिनेशन पॉइंट लगाना बहुत 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 ज़रूरी है कि इस फंक्शन को ब्रेक कब करना है, अदरवाइज ये तो कॉल ही होता जाएगा, -1 के लिए चल जाएगा, -2 के लिए चल जाएगा, चलते ही जाएगा। हमने बता दिया कि जब 1 हो, जैसे ही हमारा n की वैल्यू 1 हो, तब हमको 1 रिटर्न करना है, अदरवाइज़ हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन हमने समझ लिया विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। या आपने ज़रूर इटरेशन में कभी ना कभी किया होगा, पर रिकर्शन से इसको ऐसे करते हैं, इटरेशन में लूप लगा देते हैं। तो ये कोड हमारा बहुत शॉर्ट हो गया रिकर्शन की मदद से। इस तरह से हमने रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं, उसके कुछ बेस पॉइंट्स बनाते हैं या ब्रेकिंग पॉइंट बोल सकते हैं।
जहाँ हमारा फंक्शन ब्रेक होता है, अदरवाइज़ वो चलता ही जाएगा। रिकर्शन के कुछ एग्जांपल फिबोनाची सीरीज अगर आपने नहीं की हो तो इस फंक्शन से यहाँ पर दी हुई है, उसको आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें भी सेम हमने ब्रेक पॉइंट्स लगाए कि जब 0 हो तो 0 रिटर्न हो जाए, 1 हो तो 1 रिटर्न हो जाए, अदरवाइज वो फंक्शन 2 बार कॉल हो जाए, एक बार n-1 के लिए, एक बार n-2 के लिए। ये हो गया हमारा रिकर्शन। अब हम रिकर्शन में मेमोरी कैसे एलोकेट होती है वो हम इस डायग्राम से समझने का ट्राई करते हैं। हो ये रहा है कि आपने फैक्टोरियल का फंक्शन एक बार समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि मेमोरी कैसे एलोकेट हो रही है। हमारा जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसको हमने सबसे पहले मेन मेथड से कॉल किया नंबर 5 के लिए, ठीक है। उसने कंडीशन चेक की कि ये n की वैल्यू 1 है क्या, नहीं 1 तो नहीं है, तो हमने उसको क्या रिटर्न किया, इस फंक्शन ने रिटर्न किया कि 5 इंटू n इंटू था ना, n इंटू n-1, तो 5 इंटू फैक्टोरियल फिर से कॉल किया। अब किसके लिए कॉल होगा, n-1 यानी कि 4 के लिए, ये 4 के लिए कॉल हो गया। फिर से ये फैक्टोरियल जाएगा 4 इंटू, अब ये फैक्टोरियल n-1 यानी कि अभी n क्या है, 4 चल रहा है, इसलिए n इंटू फैक्टोरियल फॉर n-1 दैट इज़ 3। सिमिलरली ये फिर से जाएगा 3 के लिए, 3 इंटू फैक्टोरियल का फैक्ट एंड देन n-1 जैसे कि हो गया हमारा 2। फिर से एक बार जाएगा क्योंकि कंडीशन मैच ही नहीं हो रही है, तो ये अपने आप को खुद कॉल करते जाएगा। 2 इंटू, अब जो है हमारा फैक्ट की वैल्यू वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो 1। फिर से एक बार फंक्शन कॉल होगा, ये इंटू है ना। अब जब फंक्शन कॉल होगा तो हमारी जो रिटर्न वाली जो ब्रेक पॉइंट लगाया था कि अगर हमारा n इक्वल टू क्या हो जाता है 1, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे 1। तो हमने इस रिटर्न कर दिया 1, तो अब ये क्या हो गया 2 इंटू 1। अब जैसे इसका आंसर आया ये अपने आप को रिटर्न करेगा, तो 2 इंटू 1 इसने क्या रिटर्न किया 2। तो अब जैसे इसका आंसर आया इसने 3 इंटू 2 खुद को कैलकुलेट किया, रिटर्न किया, जो कि हो गया क्या 6। जैसे इसका आंसर आया इसने 6 इंटू 4 किया, खुद को रिटर्न किया। अब इधर क्या आंसर आ गया 24। अब ये अपने आप को रिटर्न करेगा, 5 इंटू 24 कैलकुलेट करेगा, खुद को एक बार रिटर्न करेगा, तो फैक्टोरियल 5 का हमारा आंसर क्या आ गया 120। इस तरीके से रिकर्शन में मेमोरी एलोकेट होती है। मेमोरी कैसे एलोकेट होती है रिकर्शन में या हमारे कंपाइलर में, तो थ्रू स्टैक आप आगे चल के पढ़ेंगे कि ये चीज़ें फिल होते जाती है। सबसे पहले हमारे फंक्शन में मेन मेथड को किया, तो ये हमारा मेन मेथड हो गया, मेमोरी में स्टोर हो गया। दूसरा हम आए फैक्टोरियल 5 के लिए, फैक्टोरियल फॉर दी 5 के लिए। अब 5 हमारा जब तक पूरा ख़त्म नहीं होगा जब तक हम उसके 4 पे नहीं जाएंगे। ऐसे ही करके हम उसके 4 पे गए, 3 पे गए, 2 पे गए, ऐसे करके करते मेमोरी हमारी भरते चली गई जब तक वो फैक्टोरियल उसने खुद को 1 के लिए कॉल नहीं किया। जैसे ही वो 1 के लिए कॉल होगा, रिटर्न 1 करेगा अपने आप में, तो ये हमारी फंक्शन की मेमोरी फ्री होगी, देन इट विल रिलीज़, यहाँ से ये रिलीज़ हो जाएगा। धीरे धीरे करके फंक्शन फिर से खाली होगा और मेन मेथड में हमारे आंसर को प्रिंट कर देगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि रिकर्शन में जो है फंक्शन का ओवरहेड बढ़ जाता है। मेमोरी में आप उसके फंक्शन को स्टोर कराते रह रहे हैं, ये मेन मेथड तब तक चलती रहेगी, फंक्शन मेमोरी में स्टोर होती रहेगी जब तक आपका पूरा फंक्शन कैलकुलेट नहीं हो जाता। ऐसे ही मान लो अब आपने फैक्टोरियल 100 के लिए किया है, तो मेमोरी तो आपके 100 फंक्शंस के लिए फिल हो गई जब तक फैक्टोरियल 1 के लिए नहीं कॉल हो रहा है। जब वो रिटर्न करेगा धीरे धीरे रिटर्न होगा। इसलिए बोलते हैं जो इटरेटिव सॉल्यूशन है, जहाँ आपने लूप लगाया है, वहाँ पे फंक्शन का ओवरहेड बच जाता है, मेमोरी में उसकी स्पेस बच जाती है, आप उसको लूप के थ्रू कॉल करते हो। तो ये हो गया रिकर्शन, उसका मेमोरी एलोकेशन कैसे हो रहा है, मेमोरी ओवरहेड कैसे हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रिकर्शन का यही है कि वहाँ पे ओवरहेड बढ़ जाता है, और एडवांटेज ये है कि आपका शॉर्ट हो जाता है कोड। तो इसको भी यहाँ पे एक फंक्शन की मदद से समझाया है, फिर ये फिगर के थ्रू जो मैंने आपको बता के समझा दिया। तो ये हमारा रिकर्शन टॉपिक ख़त्म होता है। इस तरीके से हमने हमारी पूरी की पूरी यूनिट 5 को समझ लिया, रिकर्शन समझ लिया है, टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ लिए हैं, बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, बेस्ड ऑन बिल्ट इन एंड लाइब्रेरी फंक्शन 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल मत भूलना, आंसर की चीज़ें बढ़ जाती है। लाइब्रेरी फंक्शन किस किस टाइप के होते हैं वो सब देख लिया। स्वैपिंग फंक्शन से वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस समझ
लिया हमने। इस तरीके से हमारी पूरी यूनिट ख़त्म हो जाती है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, चीज़ें पसंद आ रही हो तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।